नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की स्थिति कुछ इस तरह की है कि इस समय पर एक प्रेशर बन गया मार्केट में। अर्निंग्स का प्रेशर, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर, तीसरा कभी युद्ध का प्रेशर। तो मार्केट इस प्रेशर से उभर नहीं पा रहा और इस बार अर्निंग का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर आया, तो मार्केट में तेज एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला। खास तौर से वो आईटी ड्रिवन था, उसके बाद फ्राइडे को हमने देखा बैंक ड्रिवन था। तो अब आगे क्या, मार्केट को कोई संभाल भी पाएगा या अभी प्रेशर ही झेलना पड़ेगा मार्केट को? इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मिस्टर विकास गुप्ता जुड़े हैं, सीईओ हैं ओमनी साइंस कैपिटल से। विकास सर, हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। गुड इवनिंग। विकास सर, यही बताइए कि इस समय मार्केट में देखिए, आईटी से शुरुआत हुई थी इस बार और आईटी का प्रेशर रहा, फिर एक्सिस बैंक के खराब नतीजे, उसका प्रेशर झेलना पड़ा मार्केट को। अभी मार्केट को और कितने प्रेशर झेलने पड़ेंगे? कहाँ कहाँ, किन किन सेक्टर से अभी और थोड़ा सा निराशा लगने वाली है? देखिए, बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे मेटल्स, ऑयल एंड गैस। अब इन सब का प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत लो होता है, ग्लोबल मार्केट से लिंक्ड होता है। आईटी भी वही था, यूएस मार्केट से लिंक्ड है। तो इसमें अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन है या कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली चेंज होती हैं तो उनका इफेक्ट इंडियन प्राइस पे भी आएगा, राइट। तो अर्निंग्स इनकी वोलेटाइल होती है, तो इसमें अर्निंग्स प्रेडिक्टेबिलिटी डिफिकल्ट है। जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा बेटर है। लेकिन वैल्यूएशन के बेसिस पे, जैसे आईटी में वैल्यूएशंस बहुत हाई थी और ग्रोथ सिंगल डिजिट की है, 6 7 8% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। तो इसलिए इन चीजों में थोड़ा सा प्रेडिक्शन डिफिकल्ट है। लेकिन हमारे हिसाब से ओवरऑल मार्केट को कोई ऐसे प्रेशर नहीं है, नियर टर्म है। बट लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सब मार्केट को फ्यूल कहाँ से मिलेगा? आपने ऑयल एंड गैस की बात की कि ठीक है, वहाँ लो प्रेडिक्टिबिलिटी होती है। चूंकि इस बार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मैं रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस देख रहा था, हालांकि अभी तो रिजल्ट्स आए नहीं है किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के, लेकिन रिजल्ट्स में करीब 100% से ज़्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल के तो इनफैक्ट करीब 1200% तक का प्रॉफिट जंप देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं इस बार करीब 11 से 12 रुपए पर लीटर एक्सपेक्टेड हैं इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले मोर देन 50% से ज़्यादा इस बार शायद आ सकते हैं। इसकी वजह से अगर हम देखें तो रिफाइनिंग वर्सेस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनमें क्या चुनेंगे? और दूसरा कि क्या फ्यूल ऑयल कंपनियों से मिल पाएगा? देखिए, वो अ, दोनों में से वही आगे की, क्योंकि हमें प्रेडिक्शन चाहिए कि भाई 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। बिल्कुल ठीक। और आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो नियर टर्म में तो रिएक्ट करेगा ही मार्केट। पॉजिटिव अच्छी अर्निंग्स आई है, बहुत हाई ग्रोथ आई है, उस पर रिएक्ट करेगा। और लेकिन आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो ऑयल की डिमांड ही कम हो रही है ईवीज की वजह से। तो इसलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपेक्टेशन नहीं है, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो या ईवी ये एक्सप्लोरेशन कंपनी हो। ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल इस सेक्टर में ज्यादा अपवर्ड वो लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा। दैट इज आर हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है ना। ठीक है सर, तो ईवी कंपनी बता दीजिए, ईवी कंपनी इसमें बैट लगाएं? ईवी कंपनी में देखिए, ऑटोमोबाइल कंपनीज ऑलरेडी थोड़ा सा हमारे कंफर्ट लेवल पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा सा हायर में है। तो हम इससे बेटर समझते हैं कि आप बैटरी कंपनीज देख लीजिए। ओके। अच्छा। रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर हमें ईवी करना है तो उनका वैल्यूएशन हमें थोड़ा बेटर लगता है। और वो डायरेक्टली बैटरी बना रहे हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है कि आप जब देख रहे हैं, जैसे हमें इस थीम पे फोकस करना है, तो वो थीम का पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम समझिए। और उसमें से हमें देखना है कि किसमें ग्रोथ बेनिफिट तो पूरा है लेकिन वैल्यूएशन में नहीं आया। तो जैसे आप डायरेक्टली ऑटोमोबाइल कंपनी जो ईवी बना रही है देखेंगे तो उनमें तो वो वैल्यूएशन इज ऑल्सो हाई। तो वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गया कि भाई हाई ग्रोथ आने वाली है। बैटरी कंपनीज में थोड़ा सा वैल्यूएशन पूरा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है हमारे हिसाब से। तो बैटरी कंपनीज में अभी वैल्यूशन पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो सर का एक इशारा हमें मिला।
सर एक चीज़ और बताइए, अगर मैं पावर में एक एक सेक्टर में थोड़ा बात करता जाता हूँ, पावर सेक्टर क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं? पावर में तो हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। हम ओवरवेट हैं, आप क्लियरली समझ लीजिए। इट्स लाइक सेकंड लार्जेस्ट एलोकेशन हमारे पोर्टफोलियोज में पावर का ही है। ओके। ठीक है, तो पावर में हमको बहुत ज्यादा, हमने एक रिपोर्ट भी रिसेंटली निकाली कि अभी हमारा 1.4 ट्रिलियन यूनिट्स कंजम्पशन है इंडिया का पावर का, हम्म। जो हम्म। 2035 तक 4 ट्रिलियन हो जाएगा रफली। ओके, ओके। दैट इज आवर एस्टिमेशन। तो हम्म। उसमें बहुत ज्यादा डिमांड है, इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स होना पड़ेगा बहुत सारा। और ये कैपेक्स अक्रॉस हो गए ना, जनरेटिंग कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, राइट। तो थ्रू आउट होगा। इसमें रिन्यूअल पे जोर है ज्यादा, तो रिन्यूएबल में ज्यादा एलोकेशन रहेगा, लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो एटसेट्रा, राइट। तो ये इधर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और अगेन, जैसे हमने कहा कि भाई हम ऑलवेज इकोसिस्टम देखते हैं, तो आप जनरेटर को भी देख सकते हो, लेकिन आप जनरेटर को फाइनेंस कौन करने वाला है? तो जो कैपेक्स है इसका, वो भी बिलियंस में, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में नेक्स्ट 10 ईयर्स में लगने वाला है। तो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी, उनको जो फाइनेंस करने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, उनको भी देखना चाहिए। इट कुड बी स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और इट कुड बी बैंक्स। तो हमें इस तरह से पूरा 360 डिग्री में देखना पड़ेगा इसको। इसमें स्मार्ट मीटरिंग भी आता है, इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज। जब आप रिन्यूएबल करते हो तो रिन्यूएबल भाई 24/7 नहीं चलता है। जैसे सोलर है तो भाई दिन में जब धूप है तब चल रहा है, और तब आपने एक्स्ट्रा जनरेट कर लिया, आपको कहीं स्टोर करनी पड़ेगी, फिर आपको वापस देनी पड़ेगी। तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप क्रॉस कंट्री देखेंगे, भाई कहीं पे जनरेशन ज्यादा हो रहा है किसी स्टेट में या रीजन में, दूसरे स्टेट में डिमांड ज्यादा है, तो वहां पे आपको ट्रेडिंग करवानी है उधर। तो अपॉर्चुनिटीज ग्रिड में है, अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग में है, अपॉर्चुनिटी ट्रांसफर में है। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अक्रॉस। सर ग्रीन एनर्जी भी काफ़ी ग्रीन सेक्टर बना, काफ़ी ग्रीन पोर्टफोलियो किए इसने लोगों के, और बहुत पैसा कमवाया। और 2030 तक सरकार का टारगेट भी है कि 300 गीगावाट तक इनको कैपेसिटी एडिशन करना, 300 500 गीगावाट 500 तक, 500 तक इनफैक्ट लेकर जाना है। और अभी तो कैपेसिटी एडिशन शुरू ही हुआ है, तो अभी तो हम एक तरह से 20-30% ही अपना टारगेटेड कैपेसिटी का एडिशन कर पाए हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि मौके हैं, या अभी भी थर्मल प्लस जो ग्रीन वाली कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारी जो लार्ज कैप पावर कंपनीज हैं, वो अपने पोर्टफोलियोज को थर्मल से धीरे धीरे ग्रीन पर शिफ्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नाम ले लेता हूँ, टाटा पावर, जो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर रही है। तो हमें किस तरह से सोचना चाहिए? जो कंपनी का थर्मल में ज़्यादा फोकस है उस पर थोड़ा कम बेट लगाएं, और जिसका ग्रीन पर ज़्यादा फोकस है उस पर बेट लगाएं, या मिक्स जो पूरी तरह से थर्मल है, अभी ग्रीन पर ज़्यादा शिफ्ट ही नहीं हुई है, तो वहाँ भी बेट लगा सकते हैं? नहीं, आप अक्रॉस देखना चाहिए, क्योंकि समझो आप एक कंपनी लीजिए में ग्रीन में तो है ही अपॉर्चुनिटी, तो वो अच्छी बात है। लेकिन जैसे एक कंपनी है, समझो उसका ग्रीन बहुत कम है, तो टारगेट के हिसाब से उसे तो ग्रीन बढ़ाना पड़ेगा। और अभी एंट्री नहीं किया है, तो वो तो पूरा जो अब नया काम करेगी, जो प्लान में नहीं है अभी, न्यू प्लान्स, वो तो सब ग्रीन में ही करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको भी टारगेट मीट करनी है, उसको भी कंट्रीब्यूट करना है। तो उसमें वो वैल्यूएशन भी नहीं होगी। अगर वो ऑलरेडी वैल्यूएशन हाई है तो बिल्कुल नहीं करना है। हमारा जो फिलॉसफी है उसमें, आप इकोसिस्टम इसलिए देखते हो पूरा, कि भाई हमें वैल्यूएशन में बेनिफिट कहाँ मिल रहा है, ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन। तो जैसे किसी की 15-20% ग्रोथ है, लेकिन अब वो 50 के पी पे ऑलरेडी है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें। ठीक है, तो हमें वो चीज चाहिए जो हो सकता है 15% ग्रोथ ही है, लेकिन वैल्यूएशन में भी 20 के नीचे है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जी राइट, बिल्कुल। या है ना। तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, भले ही उसकी ग्रोथ स्लोअर है, 15% ही है, दूसरे की 25 या 20% है, लेकिन मेरे को वैल्यूएशन वाइज इसमें रिटर्न ज्यादा आएगा। 15% ग्रोथ, लेकिन 20 का पी। तो इस तरीके से हमें सोचना है। एंड तो हमें हर कंपनी को देखना है, चाहे वो थर्मल ज्यादा हो चाहे वो हो। हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि बीच में जो कंपनी जिसका थर्मल ज्यादा है, तो उसकी ग्रोथ रेट कम प्रोजेक्ट की जाएगी नॉर्मली मार्केट में। लेकिन वो लोग ग्रीन करना शुरू कर देंगे तो फिर उनकी ग्रोथ रेट भी आ जाएगी, और वो वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। ठीक है।
पावर सेक्टर की बात हुई सर, अब मैं बात करता हूं दो ऐसे सेक्टर्स की जहां पर कि 2024 2023 जिन लोगों ने पैसा लगाया बहुत कमाया, और 2024 में जो अटके रह गए उन्होंने गंवाया भी बहुत, वो है डिफेंस और रेलवे। इनमें एक शांति बनी हुई है, खास तौर से रेलवे शेयरों में। पहले मैं रेलवे से ही शुरू करता हूं सर, ये शांति क्यों है? ऐसा क्या था जो कि 2024 के सितंबर तक लोगों को दिखा, उसके बाद दिखना बिल्कुल बंद हो गया और अभी तक दिख ही नहीं रहा है, मतलब एक साल होने में आ गया। तो बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो मार्केट की डायनामिक्स होती है कि भाई जहां सब लोग जा रहे हैं हमें भी जाना है, तो वो जो हर्ड मेंटालिटी होती है वो उसका आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि भाई उस समय सबको रेलवे का लास्ट पास्ट रिटर्न बहुत हाई दिख रहा था, तो उसको देख के बहुत सारे लोग और आ गए और वो और पुश हो गया और एक पॉइंट तक चलते रहा। जब हैवी सेलिंग आई एफआईएस वगैरह की तो वो गिर गया। अब वो गिर गया है तो अब लोगों को डर लग रहा है कि भाई हमने तो इसमें लॉस कर लिया, जो क्योंकि पीक पे भी आए होंगे कुछ लोग अगस्त जून जुलाई अगस्त सितंबर में, तो वो लोग जो पीक पे आए अब उन्हें माइनस में दिख रहा है पोर्टफोलियो, तो वो डर रहे हैं। एंड जैसे ही पोर्टफोलियो थोड़ा रिकवर हो हम निकल जाएं, जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो इन्वेस्टेड हैं, पहले भी इन्वेस्टेड थे अभी भी इन्वेस्टेड हैं, दे माइट बी एडिंग मोर। पर उन्हें अब वो दिखना है, नए लोगों को सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए वो दिखना चाहिए कि भाई अर्निंग्स ग्रोथ उस हाई रेट पे आ रही है। और वो नॉर्मली मार्केट में न्यूज तब फैलती है जब गवर्नमेंट एलोकेशन करती है विच इज अराउंड बजट। तो वो बजट जब प्री जुलाई था, इस बार वो इंटरिम बजट था, तो उस समय एक्साइटमेंट आ गया प्री दिस थिंग, और पोस्ट बजट डिसअपॉइंटमेंट होके थोड़ा सा सेल ऑफ होना शुरू हो गया। तो जुलाई से ही आप समझो कि सेल ऑफ चल रहा है उसमें। अब हमारे हिसाब से रेलवे में बहुत अपॉर्चुनिटी है, रेलवे में अभी भी मिसप्राइस कंपनीज मिलेगी, पर आपको देखना है, कंपनी बाय कंपनी स्टडी करना है कि भाई किस कंपनी में ग्रोथ। ऑर्डर बुक सबके पास हैवी है, कई सालों की है, लेकिन कुछ कंपनियां एग्जीक्यूट कर रही है, कुछ कंपनियां नहीं कर रही है। ओके, तो ये आपको बहुत केयरफुली स्टडी करना है कि कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जो एग्जीक्यूट कर रहा है उधर आपको ग्रोथ मिलेगी, उधर आपको वैल्यूएशन फेयर है तो उसमें जाना है। अगर वैल्यूएशन बहुत हाई है तो वहां से भी आपको केयरफुल रहना है। और जिसकी ग्रोथ ही नहीं है तो कोई भी वैल्यूएशन पे आप लेके उसका क्या कर लोगे। सर आपके एनालिसिस के हिसाब से सरकारी कंपनियां रेलवे की ज़्यादा अच्छी हैं या प्राइवेट? जो प्राइवेट वैसे बहुत कम है, लेकिन जो भी हैं उनमें आप कहाँ ज़्यादा वैल्यू देखते हैं? नहीं, प्राइवेट कंपनीज अच्छी हैं, प्राइवेट ओके। कंपनीज अच्छी हैं। उनके एग्जीक्यूशन लास्ट ईयर थोड़ी इलेक्शन और वो सब एक व्हील्स वगैरह का एलोकेशन ठीक से नहीं हो पाया था, तो उनकी थोड़ी स्लो डाउन हो गई। बट अदरवाइज उनकी एग्जीक्यूशन भी अच्छी है। आप देखोगे पिछले साल को ड्रॉप कर दीजिए तो पहले तक, और अभी फिर से उन्होंने एग्जीक्यूशन अच्छा शुरू कर दिया है। वैल्यूएशन बॉर्डर लाइन आ गई है, शायद अभी भी ठीक ठीक हो, पर अब फेयर के आसपास है। इससे ज्यादा ऊपर मतलब अभी भी ले सकते हैं, लेकिन और ज्यादा ऊपर चले जाएगी उसके बाद फिर वो मोमेंटम प्ले हो जाएगा, यानी हमारे कंफर्ट लेवल के बाहर हो जाएगा। पर अभी भी प्राइवेट कंपनीज भी हैं। और गवर्नमेंट में हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज है, बट आप कंपनी बाय कंपनी इवैल्यूएट कीजिए कि भाई एग्जीक्यूट कौन कर रहा है। जो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, जो एग्जीक्यूट कर रहा है और वैल्यूएशन फेयर है, गवर्नमेंट कंपनीज में अभी भी ऐसा है कुछ कुछ में, तो वो अपॉर्चुनिटी अभी भी है। ठीक है सर, तीसरा सेक्टर डिफेंस, जहां पर कि ज़बरदस्त धूम मची। एक तो जियोपॉलिटिकल रिस्क, दुनिया भर के मार्केट गिरे चढ़े, लेकिन डिफेंस शेयरों को फ़ायदा सेंटीमेंट का मिल जाता है, लड़ाई झगड़ों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। ऊपर से सरकार ने जो 24,000 करोड़ रुपए के करीब का एक्सपोर्ट कर लिया लास्ट ईयर, उससे एक अपॉर्चुनिटी ये बन गई कि एक समय पर हम बड़े इंपोर्टर थे डिफेंस इक्विपमेंट के, अब एक्सपोर्टर बन गए हैं। और शोकेस भी कर दिया आपने, भारत पाकिस्तान की टेंशन में आपने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाया, फ़ोटोज़ भी आ गए दुनिया भर की मीडियाज़ में, तो उससे ये पता लग गया कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अब 40 और 50 के पी मल्टीपल पर चल रही ये डिफेंस की कंपनियां, ये कैसी हैं? आपको क्या लगता है, इनमें भविष्य है या अभी फंसे रहेंगे यहाँ भी निवेशक? तो देखिए, हमने सबसे पहले डिफेंस शुरू किया था हमारे पोर्टफोलियोज में, उस समय कोई 19 और 20 और 21 में कोई बात भी नहीं करता था कि डिफेंस और रेलवे सेक्टर भी हैं। हमारे पास सबसे पोर्टफोलियोज हैं, तो परफॉर्मेंस आपको पता ही है। लेकिन परफॉर्मेंस इसलिए थी, आपको दो फैक्टर है परफॉर्मेंस में, एक ग्रोथ, तो ग्रोथ तो आ रही थी और आएगी आगे भी, ठीक है, क्योंकि एलोकेशन इतना हैवी है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा कि भाई कितना कैपेक्स होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से।
लेकिन दूसरी बात है कि वैल्यूएशंस बहुत ही लो थी उस समय। समझो सिंगल डिजिट, यानी कोई कंपनी 5 के पीई पे भी थी, कोई कंपनी 7 के पीई पे थी, तो कैश एडजस्ट करने के बाद थी। ओके, तो ये बहुत चीप थी और अब 40-50 पे पहुंच गई। तो 8 टाइम्स 10 टाइम्स हो चुकी है। राइट, अब प्रॉब्लम ये है कि अभी भी आपका, पहली बात तो ऑर्डर बुक भी 5 साल 10 साल का है कई कंपनियों में, तो ऑर्डर बुक अच्छा खासा है, लेकिन एग्जीक्यूशन उस लेवल पे हर एक का नहीं है। जो हमने रेलवे के लिए भी प्रॉब्लम बताई, हर कंपनी उतने लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। और ये जो सीएमडी वगैरह होते हैं पीएसयूज के, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि भाई इस समय कौन सीएमडी है, उसका फोकस एग्जीक्यूशन पे कितना है। तो जब अच्छे लीडर्स आते हैं तो उसमें वो सडनली सेम कंपनी में आपको ग्रोथ ज्यादा दिखेगी। और जब लीडर थोड़ा नहीं है उतना फोकस्ड, तो या उतना एग्रेसिव नहीं है, तो आपको थोड़ी सी 8-10% टाइप की ग्रोथ दिखेगी। अदरवाइज आपको 20-25% की भी ग्रोथ दिखेगी उसी कंपनी में। तो आपको ये केयरफुल रहना है कि भाई किसका टर्म कब आ रहा है, उनकी क्या व्यू पॉइंट है, और उस हिसाब से वैल्यूएशन कितना है। ऑर्डर बुक है सबके पास, बहुत अच्छी ऑर्डर बुक, उस एंगल में आपको वरी नहीं करना है, एग्जीक्यूशन में करना है। और वैल्यूएशन अगर 50 के ऊपर चली गई है तो आप क्या कर लोगे उसमें, अच्छी ग्रोथ भी आ गई तो भी आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। मेरी सर नीलेश शाह सर से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो वो बता रहे थे कि भाई डिफेंस में अगर सोचना है ना इन वैल्यूएशंस पर, तो ड्रोन बनाने वाली कंपनी, मिसाइल बनाने वाली कंपनी, ऐसे सोचो। अब वो जो व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं या जो गोलियां बनाने वाली कंपनी, क्योंकि आजकल युद्ध जो हो रहे हैं वो या तो एक देश से दूसरे देश में मिसाइल पहुंचाई जा रही है या ड्रोन पहुंचाए जा रहे हैं। क्या इन पर्टिकुलर थीम में आपको लगता है कि कुछ कंपनियां चल भी चुकी हैं, बहुत अच्छा चली हैं इस थीम में? मेरी उनसे जब बात हुई थी उस समय भारत पाकिस्तान की टेंशन चल ही रही थी और उस समय पर उस वहाँ से बहुत अच्छे शेयर चले भी। इस थीम में आप कितना इत्फाक रखते हैं कि यहाँ पर अभी भी पैसा और बनेगा, या डिफेंस में भी हमें जो आपने बातें बताई केवल उन्हीं का ध्यान रखना है? नहीं, देखिए उनकी बात बिल्कुल सही है कि भाई आगे की वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से होगी, है ना। तो वो सही बोल रहे हैं कि भाई ड्रोन्स होना चाहिए फोकस, और मिसाइल्स होना चाहिए। और जहां पे आप जमीन पे सामने सामने खड़े होके लोग फाइटिंग कर रहे हैं, वैसा फोकस नहीं रहेगा आगे की वॉर में। लेकिन वॉर में वो फोकस ना रहे, आपकी प्रेपरेशन के लिए आपको खर्चा पूरे में करना है। और जो कैपेक्स होता है वो एयरफोर्स में, वो ग्राउंड पे जो इक्विपमेंट में, जो वेपन्स इक्विपमेंट होते हैं, और जो नेवल में, तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना ही पड़ेगा, आपको एयरलाइंस प्लेन्स फाइटर जेट्स लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, आपको टैंक्स लेने ही पड़ेंगे। तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो कि हम नहीं स्पेंड करेंगे। यह है कि एडिशन में आपको मिसाइल्स पे बहुत ज्यादा खर्चा करना है, आपको रिमोट फाइटिंग की चीजें, एआई है, ड्रोन है, ये सब करना है, रोबोट्स है। ये 100% नई चीजें हैं, पर ये छुपी हुई है पुरानी कंपनियों में। अगर आपको वैल्यूएशन रीजनेबल चाहिए, आप प्योर ड्रोन कंपनी में जाएंगे तो उसकी वैल्यूएशन बहुत हाई होगी, और ऑर्डर बुक अभी आई नहीं है, आपको दिखेगा, या उसमें इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो एक इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से सोचे तो हमें अभी भी ट्रेडिशनल भी सोचना है। और जैसा मैंने कहा, इकोसिस्टम, भाई डिफेंस में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारा, अभी जैसे ये टेरिफ वॉर चल रहा है तो ये भी वॉर है। और इकोनॉमिकली भी आपको फाइट करना पड़ता है। आप इकोनॉमिकली अपने ओपोनेंट को हरा देते हो, कि जब एफएटीएफ में आता है ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान, तो उसके उसको बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, एंड आप वैसे ही जीत जाओगे। ओके, तो या हमने जैसे मर्चेंट लेन्स है अभी ट्रेडिंग के लिए, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और वहां का आप उसको, आपको डिफेंड करना पड़ेगा, आपकी नेवल नेवी को करना जी। पड़ेगा। ओके, तो ये आपको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा कि आज जमीन पे वॉर कम की जाएगी, इवन मिसाइल से कम की जाएगी। आप दूसरे तरीकों से करेंगे, अपनी जो आपको मसल फ्लेक्सिंग करनी है या अपनी पावर दिखानी है, वो आप ट्रेड रूट प्रोटेक्ट करते हो। जैसे हमने अमेरिकन शिप्स को बचाया, चाइनीज शिप्स को भी बचाया। तो कई बार हमने पायरेट से, या कोई और प्रॉब्लम आ गई, शिप में आग लग गई, तो आप अपना डिफेंस उस तरीके से भी कर रहे हो जो कि आपको डिफेंस दिखता नहीं है। ओके, तो इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको उसी तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। और ओवर वैल्यूड कंपनी में ना जाए, चाहे कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है। हमारा एस्टिमेट तो जैसे 400 बिलियन डॉलर का है, 300 से 400 बिलियन डॉलर 10 साल में इंडिया स्पेंड करेगी।
जो आज 80 बिलियन का हमारा डिफेंस बजट है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है, लेकिन वेरी केयरफुल रहना है हमें वैल्यूएशंस पर। ठीक है, तो वैल्यूएशन एक बड़ा पैरामीटर है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान में रखना है कि भले ही टेक्नोलॉजी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन आपको नहीं भूलना है एट द टाइम ऑफ बाइंग। और ये एक गुरु मंत्र मिला सर से हमें डिफेंस कंपनियों के लिए। सर आखिरी सवाल लूँगा, टाइम ड्यूरेशन ओवर हो रही है। आप बैक टू द मार्केट, इस साल निफ्टी में कितना परसेंट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमने Q1 के रिजल्ट्स आते हुए भी देखे, तो कुछ कमेंट्री आपने सुनी भी। अभी भी टैरिफ का जो हैंगओवर था, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि पहले अप्रैल में ही फिनिश हो जाएगा, अप्रैल मई में फिनिश हो जाएगा, फिर वो एक्सटेंड होकर जुलाई में आया, अब अगस्त में आ गया। आपको क्या लग रहा है कितनी ग्रोथ मिल पाएगी? देखिए, अभी भी मिनी डील होगी, जब भी होगी थोड़े दिनों में अनाउंसमेंट, राइट? तो मिनी डील में फिर कुछ चीज़ों की अनसर्टेनिटी रह जाएगी, पर कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी। तो थोड़ा सा मिनी डील अनाउंस होने में एक इमीडिएट हमें गेन मिलना चाहिए, पॉजिटिव सेंटिमेंट आना चाहिए। लेकिन फिर जो जो सेक्टर्स रह गए हैं, और फिर भाई स्मॉल प्रिंट में क्या लिखा है, कौन से सेक्टर को नुकसान होने वाला है और किसको फायदा होने वाला है, वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश होगा। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ में हमको लगता है कि 26 अच्छा होना चाहिए। और ईयर एंड होते तक जो आप देखोगे तो मार्केट 27 को देखने लगेगा। अब इसमें अभी भी आईटी, 26 और 27 दोनों में आईटी थोड़ा स्लो ही चल रहा है। बैंक में हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। बैंक और आईटी मिला के 50% करीब निफ्टी हो गया। 35% बैंक है, 15% आईटी है। और फिर आईटी के बियॉन्ड, जब ये दोनों के बियॉन्ड जाएंगे तो ऑयल एंड गैस हमने बोला, मेटल्स बोला, तो इन सब की अर्निंग्स प्रेडिक्टेबल नहीं है, मतलब फ्लक्चुएटिंग है। और इसके बाहर के जो सेक्टर्स हैं बिल्कुल। निफ्टी में, वो ज्यादातर ओवर वैल्यूड है। तो हमें 10-12%, 10 से 15% का वो रखना चाहिए निफ्टी से एक्सपेक्टेशन, उससे ज्यादा नहीं रख सकते अभी। ठीक है, तो 10 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मार्केट में इस साल। थोड़ा टेपिड है, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ सेक्टर सर ने बता दिए हैं कि किस सेक्टर में किस तरीके से आपको चयन करना है और क्या किस चीज़ों का ध्यान रखना है। सर आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सर, जिन्होंने कि बताया कि किस तरह से आपको मार्केट में शेयरों का चयन करना है और किस तरह से आपको मार्केट में रिटर्न एक्सपेक्टेड हैं। और इस साल बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर में ही ग्रोथ मिल पाएगी। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम को यहीं पे समेटते हैं। नमस्कार।